अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमने औलिया मकबूल जान साहब को ज़हमत दी है आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे। और आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या कोई मुल्क और पार्लियामान और जमहूरियत सिर्फ करारदादों की बुनियाद पे चलती हैं, या फिर उस मुल्क का जो बुनियादी एक दस्तावेज होती है, मुकद्दस दस्तावेज जिसको आइन कहा जाता है, उसकी बुनियाद पे चलती हैं। यानी जो एक करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, उसको अमलन चैलेंज कर दिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया। उससे पहले बहुत ज़ोरदार तकरीरें हुई। उसमें मुख्तलिफ रहनुमा शामिल थे, पीपल्स पार्टी के भी, मुस्लिम लीग के भी। यूँ लग रहा था कि जैसे चीखने चिल्लाने का एक इनके आप माबैन मुकाबला हो रहा है। तो और ये साहब, आप ये बताइए कि जब इस किस्म की हम तकरीरें सुनते हैं तो बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीखने चीखने चिल्लाने से आप जमहूरियत की बालादस्ती कायम करेंगे, या फिर उस आइन पे अमल दरामद करके जो आइन इसी पार्लियामेंट ने दिया है और जो इस तमाम रियासती कारोबार की एक बुनियाद है। अमजाद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल देखें, महज़ब माशरे जो होते हैं ना जी, उसमें सबसे अहम तरीन बात ये होती है कि उनकी अदालती निज़ाम का वक़ार कितना है। जज आसमान से नहीं उतरे, ना फरिश्ते होते हैं, ना को अल्लाह ताला का मज़हर होते हैं, ना पैगंबर होते हैं कि उनसे अच्छे या बुरे फैसले नहीं होते। लेकिन जब वो एक फैसला कर लेते हैं तो फिर इस पर ये नहीं होता कि कोई उससे मानने से इनकार कर दे। 1803 में एक चीफ जस्टिस आए थे, जस्टिस मार्शल, अमेरिका के अंदर, आपको भी याद होगा, बड़ा मशहूर। उन्होंने कांग्रेस का एक जो फरमान था उसको नाजायज करार दे दिया था, और एक मशहूर केस है मरबरी वर्सेस मेडिसन, बड़ा मशहूर केस। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो पार्लियामान में लोग आते हैं ये अभी कच्चे हैं जहन के, इनको जुडिशियल ओवरसाइट चाहिए और ओवरव्यू चाहिए। वो 50 साल तक उनका फरमान चलता रहा। 50 साल के बाद उसको रिव्यू किया गया कि नहीं, गलत था और ये था, लेकिन उस 50 साल में किसी ने चू नहीं की, क्योंकि अगर वो चू कर देते तो फिर ट्रैफिक के चालान जो होता है ना जिस बंदे को, वो भी कहता कि मैं भी, मेरा भी साथ भी ज्यादती हो गई, मैं भी नहीं मानता हूं इस चीज को। इसी तरह देखें, जो लोग बातें करते हैं इस वक्त इस्लाम की, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक मशहूर वाकया है कि आप अपनी जरा एक आपकी पता चला कि यहूदी के पास है, तो वो यहूदी के खिलाफ उन्होंने दावा किया, तो काजी ने कहा कि अपने लिए गवाह लाओ। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा हसन, कहा बाप के हक में बेटे की गवाह कबूल नहीं। फरमाया मेरा गुलाम कंबर का आका के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं, और उसने हजरत अली का दावा खारिज कर दिया। क्या सैयद अली जो थे, सैयदना अली जो थे, वो झूठा दावा कर रहे थे? क्या वो गलत दावा कर रहे थे? लेकिन उन्होंने उसको तस्लीम किया, क्योंकि अगर वो तस्लीम न करते तो पूरी इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम की इमारत गिर जाती। असल मसला यह है कि हमने आज जो कुछ इस वक्त ऐवान में किया है, यानी एक पार्लियामेंट जो है एक इख्तियार दे रही है कि तुम एक इलीगल काम करो। दो और दो चार लफ्जों में मुझे कोई बताए कि क्या ये तीन जजों ने क्या कहा है। तीन जजों ने ये कहा है कि मैं तुम्हारा हक गजब करता हूं। तीन जजों ने ये कहा है कि मैं फलां आदमी के कत्ल का दावा करता हूं। तीन जजों ने ये कहा है कि मैं चोरी लोग, कहा है कि भाई 90 दिन के अंदर इंसानों की तरह इलेक्शन करवा। इससे ज्यादा उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। और उसमें ये लेकिन कमाल, बाकायदा आइन में ये लिखा हुआ है कि आइन में लिखा, असम्बली की आइन में तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। सिर्फ लिखा। उसको एंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस आईनी प्रोविजन को। अब फिर कहा यह जाता है, आप देखिए, खुद सोचे कि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन क्यों करती है। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची कैसे? सुप्रीम तक बात आपने पहुंची, इसलिए पहुंची कि आपने आइन पे अमल करने से इनकार कर दिया। आपके गवर्नर ने एक अजीबो गरीब किस्म की मंतक भेजी कि चूंकि मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी इसलिए तो मेरा तो हक नहीं। यानी आप देखें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप जाएं, आपको तमाम जितने ऑर्डर हैं उसके नीचे लिखा था बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर ने ऑर्डर देखे भी नहीं होते, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो रहे होते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है उसके नाम से। ये फिर दूसरे ने तो बिल्कुल इनकार ही कर दिया और मंतकें चलानी शुरू कर दी कि ये है और वो है सारा कुछ। और सबसे मैं सबसे मुझे तकलीफ बात होती है उन लोगों के लिए, हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, खुसूसन वो इंटेलेक्चुअल जो कि पार्टीज के अंदर हैं और वो इंटेलेक्चुअल जो कि मीडिया के अंदर है, कोई जमहूरियत की बात जो है ना बनी, मतलब मेरे जैसा बंदा कहे ना मुझे जमहूरियत पे यकीन नहीं करता, तो चलो उसको कहें यार ये बंदा ही ऐसे है, ये खिलाफत की बातें करता है, ये वो है। लेकिन जब आप जमहूरी निज़ाम के अंदर हैं तो खुदा के लिए, जब मैं तबसरा करूं जमहूरी, तो मैं जमहूरी निज़ाम के
उसके उसके अंदर उसके उसके पैरामीटर के अंदर तर्सा करो। जब खिलाफत आएगी तो देखी जाएगी, ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है। यहाँ हजारों लोग फिरते हैं जो कम्युनिज्म की ख्वाहिश करते हैं और करते रहेंगे। जब कम्युनिज्म आएगी तो देखते, इस वक्त जब आप जमहूरी निजाम में है तो उसको पूरी तरह उसके अंदर सांस लेते हैं, उससे आप जिंदा रहते हैं। लेकिन नहीं, आज आप टीवी अपने उठा रहे हैं तबसरे, हर बंदा जिसे कहते हैं नजूमी बना हुआ है कि ये इलेक्शन होंगे तो फिर उसके बाद उससे ज्यादा अनारकी फैल जाएगी, ये इलेक्शन होंगे तो तबाही आ जाएगी, ये इलेक्शन होंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये किसी जमहूरी माशरे के अंदर मैंने पहली दफा मंतक देख रहा हूँ। अच्छा, इससे एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि जो जिस अंदाज में इस करारदाद को प्रोजेक्ट किया गया है कि जमहूर की आवाज़ है, कौमी असम्बली के अरकान ने ये करारदाद पेश की है, तो क्या मुंतखब अरकान असम्बली को हर मामले पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी या उससे इनहराफ का इख्तियार भी, कुल्ली इख्तियार हासिल है कि वो जब चाहें सिर्फ कौमी असम्बली के अरकान एक करारदाद के ज़रिए अपने बुनियादी आइनी फरीज़े से इनहराफ करके फिर देखिए ये तवक्को करें कि अदालत भी उसको माने? देखिए, एक तो है आपका आइन, उस आइन की तो ये उसके पाबंद है, आइन के खिलाफ कोई चीज नहीं होती। एक होती है यूनिवर्सल वैल्यूज, उस यूनिवर्सल वैल्यूज के खिलाफ भी कभी कोई पार्लियामेंट नहीं जा सकती। क्या पार्लियामेंट जो है पूरे 342 के 342 अरकान एक दिन बैठ के कह सकते हैं कि कल से झूठ बोलना जायज है, कल से चोरी करना जायज है, कल से अपने किसी बंदे को बीवी को कत्ल करना जायज है, कल से पड़ोसी की जायदाद कब्जा करना? ये यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं जिनके खिलाफ इवन जमहूरियत पे नहीं जा सकती। कितनी भी जमहूरियत जो है कुछ कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म ऑफ द सोसाइटी है जिसका किसी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिसका किसी इलाके के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह एक यूनिवर्सल नॉर्म है कि जब आप किसी एक शख्स को खा जिरगे का हेड बनाओ, खा पंचायत का हेड बनाओ, तो फिर आप लाख इख्तलाफ करते हो। जाहिल गवार किस्म के जो मंगोल थे ना, वो भी जब जिरगे पे किसी को बिठा देते थे तो फिर उसका फैसला मांगते थे। हम तो उनसे ज्यादा बुरे हो गए, बुरे फैसले करते थे। कौन फैसला कर सकते हैं ना, फैसला पूरा तो हक के फैसला तो कोई नहीं कर सकता। फैसले खराब आते हैं, दुनिया के हर माशरे में आते हैं, हजारों मिसालें हैं, महजब तरीन माशरों के अंदर मिसालें हैं कि जजों ने गलत फैसले किए, लोगों ने माने, बाद में उनके खिलाफ बात भी हुई, कहा यह गलत हुआ है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि जैसे उन्होंने फैसला किया हो तो असेंबली के अंदर, और वो भी असेंबली की एक छोटी सी तादाद जो है 42 लोग उस पर दस्तखत करें और पूरी की पूरी असेंबली भी मौजूद ना हो। तो इसका मतलब यह है कि आज आपने बुनियादी तौर पर पूरे आइन की किताब को पार्लियामेंट के अंदर दफन कर दिया। तो उस पर ये बताइए कि ये जो कॉन्डक्ट है, आप चूंकि इतना आपका तजुर्बा रहा, आपने इतने बहुत सारे हुक्मरानों को आपने करीब से भी देखा है, तो इस वक्त इनका ये जो रवैया है हमारी हुक्मरान जमात का, उसका आपने निचोड़ क्या निकाला है जो चंद महीनों से हम देख रहे हैं और फिर जो कि आज मुंतज हुआ है एक करारदाद पे? देखिए, ये मायूसी का आलम है और शदीद मायूसी का आलम है कि अगले 5 साल में अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो कम से कम अगले 5 साल के अंदर तो इमरान खान को हम शिकस्त नहीं दे सकते, अनलेस कि कोई आफत आ जाए, इमरान खान इस दुनिया से रुखसत हो जाए। उसके बावजूद भी हमें कोई वोट नहीं देगा, इमरान खान की इस बाकियात को शेकिन वो वोट दे देंगे, कोई ना कोई, बेशक उनकी 4 बहनें खड़ी हो जाए इसके साथ पार्टी को लीड करने के लिए उसको वो, और वो मुझे नजर भी आ रहा है। एक तो ये मायूसी है कि 5 साल तक, और उस अगले 5 साल तक कौन इंतजार कर, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर। मैंने नवाज शरीफ जिस उम्र के अंदर हैं, शहबाज शरीफ को बड़ी मिन्नतों मुरादों के साथ, जैसे अकबर जो है वो उसके यहाँ पैदा हुआ था, जहांगीर पैदा हुआ था मिन्नतों मुरादों के साथ, शहबाज शरीफ को मिन्नतों मुरादों से तो उनको वजारत उस्मा मिली है, जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश। फिर आप खुद सोचें कि बातें करते करते तो यही कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती कि देखें ये जो सारे काम मैं करता हूँ, मेरी पार्टी वोट मेरे काम की वजह से मिलते हैं, सुबह 3 बजे खड़े होता हूँ, लेकिन बड़े मियाँ साहब का जलसा मुझसे बड़ा क्यों हो जाता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आती। नहीं, लेकिन बड़ी तो दिलचस्प उन्होंने बात की, बाज़ औक़ात उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। तो उसमें असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि अल्लाह करे, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारी तमाम आसानियां दूर करे। हाँ जी आप जी, इस नहीं पे वो गौर बात नहीं किया? आप सोच नहीं सकते। मैं उनके, क्योंकि मैं मुश्किल की सेक्रेटरी बजाय प्रोफेशन क्या रहा कि हूँ, अल्लाह ताला हमारी मैं आसानियां दूर मजेदार बात करे। बताऊं तो उनकी एक सुई फंस जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बार हमने ईरान जा रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना ऐसा करें कि वो उसको इकबाल लाहौरी कहते हैं, तो आप ये इकबाल लाहौरी कहिएगा तो बहुत अच्छा पसंद करते हैं।
अब उनको अच्छा लगा कि इकबाल लाहौरी, अब वो तुर्की जा रहे थे, वहां भी उन्होंने इकबाल लाहौरी क्या किया। तो इसी तरह देखा ना, वो खाना काबा की घड़ी, वो मॉडल वाली घड़ी, अब उनको ये पता नहीं कि रियाल के ऊपर भी खाना काबा की तस्वीर बनी होती है और लोग रियाल इधर से उधर बेचते रहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा कि उनकी जो आईक्यू का लेवल है ना जी, वो आईक्यू का लेवल एक बिल्कुल एक आम से ब्रांडस रोड के बिजनेसमैन से ऊपर का नहीं है। उससे बियॉन्ड वो नहीं सोच सकते। वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा होता है, अपनी मिल का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लेता है, मिल भी वो भी लगा लेता है सारे, लेकिन वर्ल्डली वाइज नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल वर्ल्डली वाइज नहीं है, और नवाज शरीफ जो है वो वेंजेंस के अंदर अपना कमाल रखते हैं। वेंजेंस यानी इंतकामी, एक उनकी एक जी, आप देखें ना, वो सारा आप देखें, खुद सोचें कि जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, कभी उसको एक दफा डिटेल से देखें। हम चूंकि कोयटा में थे तो हमने उसको विटनेस किया हुआ सज्जाद अली शाह वाले केस में। आप सोचें कि सज्जाद अली शाह की जो विटनेस कार्रवाई क्या थी, कि नवाज शरीफ साहब नए नए 2/3 मेजोरिटी लेके आए, पहला जहां से काम शुरू हुआ, तो ये फैसलाबाद गए। फैसलाबाद में एक मैकमैन हार के एसपी होते थे, बड़े शरीफ आदमी थे, दाढ़ी रखी हुई थी, और उन्होंने शाम को इतने ऑनेस्ट थे कि शाम को होम्योपैथ क्लिनिक करते थे ताकि रिस्क कमा ले। तो वो काम नहीं कर रहे थे, तो शेर अली जो आबद शेर अली के वालिद, इन्होंने तकीर की कि ये काम नहीं मानता, अभी तक इसको पता नहीं चला कि हमको। तो इस नवाज शरीफ साहब ने कहा हथकड़ियां लगाओ। आपको याद होगा कि हथकड़ियां लगी, और एक ही टीवी चैनल होता था, एक टीवी चैनल होता था, उसके खबरनामे मूव चले। इस हद तक वो बददिल हुए कि वो फैसलाबाद छोड़ के पिंडी चले गए और वहां रहे। और उसकी भी मैं आपको वाकया बड़ा मजेदार सुनाता हूं कि हमारे एक दोस्त हैं, वो वहां पर डॉक्टर थे दूसरे, डॉक्टर दिलदार साहब। तो वो हज पे जा रहे थे, तो उन्होंने इनसे मिलने गए, दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि रोजा रसूल पे जाके कहना कि जैसे मुझे हथकड़ियां लगी हैं तो नवाज शरीफ को भी ऐसे हथकड़ियां लगे। अच्छा, आप इतने अंदाजा करें, कहते हैं कि मैं वहां चला गया, मैं वापस आ रहा था तो अपने बैग पैक करने लगा, तो जब गाड़ी में बैठने लगा एयरपोर्ट जाने के, तो मुझे याद आया कि वो मैं पैगाम रह गया है। तो मैं वापस गया और मैंने दुआ की कि जैसे मुझे हथकड़ियां लगी हैं वैसे। एक पहला वाकया, सज्जाद अली शाह ने सुओ मोटो ले लिया। उसने कहा तुम कौन होते हो प्रोविंशियल मामलात के मुदाखलत करने के लिए, तो ये तुम्हें इख्तियार किसने दिया। अच्छा, ये बात खत्म है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आप देखें कि वजीर जो सेक्रेटरी लॉ थे, ये थे साकब निसार साहब। तो साकब निसार साहब कभी बैठे तो बड़ी मजेदार पूरे उस पूरी ट्रेल को बयान करते हैं। तो दूसरा उसके बाद उन्होंने किया कि वापडा ने कुछ रिकवरीज करने जानी थी, इन्होंने वापडा के ऊपर फौज को लगाया कि जाओ रिकवरीज करो। तो वो उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब ने जो है फौरन उसके बाद कर दिया कि मैं नहीं करता हूं। तो उन्होंने कैबिनेट में बैठ के कहा वेखो की करी जाता पे, यानी इनको अच्छा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद थर्ड ये हुआ था कि उस वक्त, यानी आप अंदाजा करें 1997 में, जब दहशतगर्दी नाम की कोई चीज नहीं थी इस मुल्क के अंदर, इन्होंने कहा था मैं अदालतें बनाना चाहता हूं दहशतगर्दी की, जिसको जो कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होंगी, अलहदा होंगी। ये उसके जो बाद शोर मचा। एक्ट भी तो उस वक्त आया था ना, हाँ टेररिस्ट एक्ट 1997, ये उसी वक्त जी, फिर आया था। उसी वक्त आया था। तो उन्होंने इनकार किया कि मैं नहीं बनाना चाहता हूं। तो उसके बाद हुआ ये कि फिर इनको ड्यूटी लगाई गई कि यार कुछ करो। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो शहबाज शरीफ ने इनको तैयार करके भेजा। उसने कहा कि देखो वो कहेगा गोश्त तो तुम कहोगे दाल, तो आलू आलू शोरे पे बात में खत्म हो जाएगी। तो आलू शोरे पे बात तो खत्म हो गई, लेकिन इनके अंदर जो वेंजेंस जो है वो चलता रहा। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब ये तीन लोगों का बेंच वहां बैठा है, और शरीफुद्दीन पीरजादा आए थे रफीक तारड़ के साथ, और वो अच्छा, केस में था, और शरीफुद्दीन पीरजादा ने वहां आर्गुमेंट किए थे, और उन्होंने अपने ही सज्जाद अली शाह साहब को मादूल कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने हुआ ये था कि उन्होंने उनके फैसले को मादूल कर दिया। फिर कराची में सैयदुद्दीन सिद्दीकी साहब बैठे थे, वो उनको मादूल कर दिया। ये सारा कुछ हुआ, और इस सारे एपिसोड में सिर्फ एक आदमी की अना जो थी, उसकी तस्कीन चाहिए थी। और आप अंदाजा करें कि जिस शख्स ने इस सारे मामले में उनका साथ दिया, ये भी बड़ी खौफनाक बात है, वो जहांगीर करामत साहब थे। आप देखिए किस तरह उन्होंने उसको अनसेरेमोनियसली उसको रुखसत किया। बिल्कुल। यानी वो तो चले, वो भी हो गया। तो इस वक्त अभी क्या हो रहा है, आप मुझे अब दो इसमें पहलू हैं। एक तो ये कि जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इनके जो रवैये बने हैं, ये एक बड़ी एक परसेप्शन है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी बड़ा किरदार रहा है, मखसूस ब्यूरोक्रेट्स का, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सियासत हुकूमत बनाने या बिगाड़ने में असल सहूलतकार
वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि वज़राए आज़म के सुदूर के आसपास होते हैं? देखिए, मसला सारा ये है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इन सियासतदानों की तो आखिरी वक्त में बात नहीं माना करते। कोई परमानेंट पोजीशन पे बैठा हुआ शख्स जरूर है जो उनको कह रहा है कि बात मत मानो, वरना आप सोचें कि केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर होते थे ना, उनके सामने तो फाइलें भी पेश नहीं किया जाती थी कि जब नया आएगा तो देखा जाए। जब आखिरी दौर पे होता यह था कि सारे जो लोग थे जाते रहते, कुछ फैसले करना चाहते थे, कोई रकम एलोकेट करना चाहते थे, तो अमूमन सेक्रेटरी फाइनेंस जो 4-5 दिन की छुट्टी लेके चला जाता था कि जब आप इलेक्शनों के बाद देखेंगे नया आदमी, और उसके नए आदमी के लिए वो क्वेश्चन बचा लेता था कि मैं उसको नए वजीर आला को कहूंगा ये पैसे रखे हुए, आप जहां मर्जी चाहे खर्च करें। इस वक्त जो हो रहा है ना, ये बहुत खौफनाक है। आप देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 4 लोगों को बुलाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी को बुलाए, और उसके बाद आईजी को बुलाए, और साथ सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाए, और उसके बाद इनको कहे कि तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तो कोई मैंने ब्यूरोक्रेट इतना जिंदा दिल नहीं देखा, इतना शेर बहादुर नहीं देखा जो अपनी नौकरी जो है किसी के ऊपर सेक्रीफाइस कर दे। मेरा ख्याल है शायद अब ये होने वाला है। अब वो इन्हीं को बुलाएंगे, किसी और को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने कहा है ना कि आपने सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया और उसको बुलाया। और दूसरी ये इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैंने 4 एक इलेक्शन सब करवाए होंगे एज ए रिटर्निंग ऑफिसर। फौज कभी पोलिंग स्टेशनों पे नहीं होती। फौज हमेशा पीछे एक स्टैंड पे खड़ी होती है कि अगर कोई मसला आ जाए तो हम उसके बाद आगे आ जाएं। एक शायद दफा फौज को बुलाया गया था, उसमें बड़ा एतराज हुआ था। 2 एक सिपाही जो थे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, 2 सिपाही बाहर खड़े, 2 सिपाही कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो पीछे फोर्स मौजूद ना हो। तो वो तो स्टैंड पे हर वक्त रहती है। करना काम तो पुलिस में होता है, या उसके बाद और एंटी रॉट इक्विपमेंट रखने वाले लोग ना रेंजर्स करते। को रेंजर्स के पास तो सिर्फ एक हथियार होता है, वो होता है गोली। उससे तो कुछ नहीं हुआ करता, उसको तो एक प्रेजेंस तो कहीं पर भी रखी जा सकती है। एक स्टेशन किस्म की उनकी प्रेजेंस रखी जाती है एक जगह पे जहां पर लोग खड़े हो। ये इतना बड़ा बहाना लगाया जा रहा है, मुझे आप अंदाजा करें, मैं बड़ी तकलीफ होती है कि सारे लोग जिनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दलील दे रहे थे कि इलेक्शन कैसे नहीं करवाया जा सकता। बड़ी मज़ाक़ एक सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन ये बताएं कि आपके ख्याल में अभी हमारी मुसल्लह अफ़वाज इस वक्त कहाँ पे खड़ी हैं? क्योंकि वो सेक्रेटरी दिफा को तो बुलाया गया था, लेकिन आपको मालूम है असल इख्तियार तो कहीं और है। तो वो किस तरफ को जा रही है? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी अब होने जा रहा है। देखिए, मसला सारा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें एक बात उनको बहुत सोच समझ के, जैसे कहते हैं, खेलनी पड़ेगी। और ये इसलिए खेलनी पड़ेगी कि आप पब्लिक की एक बहुत बड़ी अक्सरियत के खिलाफ फैसला करेंगे अगर कोई भी करते हैं। पब्लिक की अक्सरियत के खिलाफ जो फैसला नहीं हो, देखिए अब मैं अर्ज करूं कि आप भी शायद उस जमाने में हों, मैं तो उस वक्त कोई मतलब होऊंगा कोई 13-14 साल का था जब 71 हुआ है। तो आपको शायद याद होगा कि 71 में जिस वक्त 16 दिसंबर के बाद जब शुरू हुए थे जुलूस, मैं गुजरात में था, तो हम जनरल रानी के घर गए थे, हमने पत्थर वत्थर मारे, सारा कुछ किया, वापस आए, सब कुछ हुआ। उस वक्त 3 दिन तक जाया खान जो था वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो एक नया आइन लेके आ जाए, आपको शायद याद होगा। और फिर उसने तमाम ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि जनरल अब्दुल हमीद पे मान जाओ, अब मेरी बात नहीं मानते तो। और वो बड़ा मशहूर वाकया है, फिर किस तरह उन्होंने हमीद अपना जनरल गोला सर ने उसको कैद किया, और उसके बाद भुट्टो को। भुट्टो पॉपुलर लीडर था। एक पॉपुलर लीडर जो होता है ना, वो शिकस्त के दाग होता है। आप देखें 3-4 दिन के अंदर लोग भूलना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता कि मशरकी पाकिस्तान भी गया था। लोग ये भी भूल गए कि हमारे कैदी भी है, कुछ नहीं देर में था। मैं सच्ची बात बताऊं, एक रिफ्रेश, एक रीस्टार्ट वाली सूरत हाल हो गई। लोग गए थे भुट्टो आ गया है, अब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त एक पॉपुलर लीडर की जरूरत है, और इनको पता है कि पॉपुलर लीडर कौन है, और इनको पता है कि उस पॉपुलर लीडर के सामने हम ठहर नहीं सकते। इनको पता है कि वो पॉपुलर लीडर अगर फैसला करेगा तो उसको पब्लिक की सपोर्ट हासिल होगी, हमारी सुनेगा कोई नहीं। ये है सारा मसला, जिसकी वजह से वो सारे का सारा जो है ना मसला जो है ना ऐसे फंसा हुआ है। आखिरी एक सवाल बताएं, आपके साथ तो बातें सुन के तो लगता है कि निश्चित जारी रहे, क्योंकि आपके पास इतनी मालूमात हैं कि जो यहाँ पे हमारे सियासतदान बहुत शोर मचाते हैं, सिविलियन बालादस्ती की बार बार बात करते हैं, जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो सियासी हुकूमतकारी का इख्तियार
मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामान को मुंतकिल हुए बगैर सिविलियन बालादस्ती, आईनी बालादस्ती कैसे कायम हो सकती है? दारुल साहब, मैं मुझे आज बड़ी मायूसी हुई है। देखिए, मैं हमेशा से पीपल्स पार्टी का मुखालिफ रहा हूं, लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी की टॉलरेंस बहुत पसंद रही है। पीपल्स पार्टी एक बहुत टॉलरेंट पार्टी है। जो कुछ भी आप कहें, उनके साथ कुछ भी कहते रहें, वो हमेशा से इस मामले में बहुत बेहतर रही है। जमहूरियत के हिसाब से भी उनकी आइडियोलॉजी जो है बाकी सारी पार्टियों से बेहतर रही है। उनके अंदर भुट्टो की के बाद फाशिज्म कम से कम नहीं आई। वो अपने धंधों में अपनी जगह पे थे सब कुछ, लेकिन फाशिज्म वाली सूरत उनके अंदर कभी नहीं थी। मुझे रजा रब्बानी से बड़ी मायूसी हुई, मुझे फर्जुल्लाह बाबर से बड़ी मायूसी हुई, मुझे इन सारे लोगों से बड़ी, ताज हैदर से बड़ी मायूसी हुई। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो जिन्होंने इस जमहूरियत निजाम के लिए कुर्बानियां दी हुई थी। ये आज नहीं बोल रहे। ये क्यों नहीं बोल रहे? क्या इनको कोई उठा के लेके चला जाएगा? क्या इनके साथ आजम सवाती वाला काम हो जाएगा? नहीं कर सकता कोई काम। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ एक छोटे से मकसद के, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं मतलब भी, हमारे दोस्त हैं सारे, मैं उनको कहता था मेरी बात सुनो, जिस दिन तुमने बिलावल भुट्टो की लीडरशिप पे सरेंडर किया था ना, तुमने जमहूरियत को गड़ी शव में दफन कर दिया, गड़ी खुदाबख्श में दफन कर दिया था। उस गड़ी खुदाबख्श से एक देवता निकला है और तुम उस देवता के साथ चल पड़े हो। तो जमहूरियत में तो देवता नहीं होते ना। बिल्कुल आपने सही बात कही। मतलब बड़े एक अफसोसनाक सूरत हाल थी इस लिहाज से कि रजा रब्बानी साहब को तो आज दुनिया टीवी के, मेरे ख्याल एक रिपोर्टर थे, उन्होंने बड़ा इसरार किया कि बताएं आपने क्यों तकरीर नहीं की। तो रजा रब्बानी साहब, आपको याद है वो आंखों में उनके आंसू भी आ गए थे। कोई 21वीं 22वीं तरमीम थी उसके हक, 25वीं तरमीम के हक में मेरा ख्याल है जो वोट की बात है फौजी अदालतों के हवाले से। जी जी, मुझे याद है जी कि अच्छा, ये भी बड़ी, मैं भी देखिए, ये भी मैंने उस कॉलम भी लिखा था कि ये कोई मसला नहीं था कि वोट पार्टी की अमानत है और ये है। भाई निकल जाओ। क्या सेनेट की सीट इतनी बड़ी है कि आप सिर्फ यहां पर आके अवाम के सामने तकरीर करें सिर्फ कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है? लेकिन वोट पार्टी की अमानत है, वोट पार्टी की अमानत है, पार्टी को दे दो कि तुम्हारी, ये तुम्हारी ये तुम्हारी अमानत, तुम्हारे सर, हम जाते हैं। इस मामले में एतजाज एहसन साहब ने मेरे ख्याल है बहुत अच्छा क्या रवैया इख्तियार किया। सलमान अकरम राजा साहब ने और कुछ और बहुत वकीलों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें कही कि हमें ये जो मुकद्दस दस्तावेज है आइन, इसके साथ अपनी कमिटमेंट जो है ना, इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी पैदा करनी दादपुर होगी। साहब, देखें देखें, मैं बुनियादी तौर पे जमहूरियत को एक बुनियादी तौर पे मजहब के तौर पे लेता हूं। और उस मजहब की एक मुकद्दस किताब होती है, हर मजहब की होती है, और वो मजहब की मुकद्दस किताब आइन है। जमहूरियत में यकीन किया जाता है कि लोग एक मुकद्दस किताब तहरीर करते हैं और उस मुकद्दस किताब पे तब्दीली भी करते हैं, जैसे इज्तिहाद होता है बाकी अदियान के अंदर, यहां भी होता है, लेकिन उसको मानते हैं। जी हमारा बिल्कुल। मामला ये हो गया हुआ है कि इस वक्त मामला उसी मुकद्दस किताब का आ गया है। हाँ, लेकिन इन लोगों के लिए वो शायद मुकद्दस किताब इतनी मुकद्दस नहीं है जितनी हमारे लिए, आपके लिए, जितनी पाकिस्तानियों की अक्सरियत के लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ आपको एक चंद दिन के बाद फिर जहमत देंगे। जी बड़ी जरूर, इंशाल्लाह। बहुत बातें बहुत अच्छा लगता है आपके पाकिस्तान की साथ। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, जो ब्यूरोक्रेसी जी की जो तारीख है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए एंड खुदा हाफिज।